हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम ल्यूसेंट को क्वेश्चंस के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट भी देख रहे हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट जो कि आपका ओवरऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ मेंस। तो इस सीरीज में हम फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों ही समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी प्री और मेंस की होलिस्टिकली प्रिपरेशन हो जाए व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी। क्योंकि अगर हम मेंस की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात आती है और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके पर्सपेक्टिव डेवलप होता है और जितना आपका पर्सपेक्टिव होगा उतना आप डाइवर्सिफाइड आंसर्स लिख सकते हैं और बहुत इजी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस सीरीज में शायद हमारी 9वीं या 10वीं वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आपने पहले की वीडियो जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देख लें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट्स जरूर करिएगा, जो भी आपके डाउट है। कमेंट से क्या होता है, कमेंट से मेरे को आइडिया लग जाता है कि जो प्रिपरेशन चल रही है वो आपकी किस लेवल पे है और जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूं आपके लिए कितनी ज्यादा यूजफुल हो रही है। तो जो भी डाउट हुआ करे आप कमेंट पिन डाउन किया करें, आपके कमेंट्स को मॉनिटर किया जाता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है, जो शिक्षा का आपका हक है 6 से लेकर 14 सालों तक, वो कैसा हक है, यानी कि वो कैसा हक है, क्या वो इंक्लूडेड आपका डीपीएसपी में, क्या वो एक मौलिक अधिकार है, वो एक स्टैट्यूटरी राइट है कि इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो इसका सीधा साधा आंसर आपका फंडामेंटल राइट है। अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें तो राइट टू एजुकेशन पहले आपका डीपीएसपी में था, क्योंकि देखिए डीपीएसपी को विश लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विश लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। क्योंकि क्या बात थी कि जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान बन गया था, तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी, उनको फंडामेंटल राइट्स में रखा गया। पर कुछ चीजें जो ये था कि उस वक्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर हम 49 से 50 के दशक की बात करें तो उस वक्त जो भारत है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, गरीब देश था। तो इस वजह से उस वक्त अगर राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाते तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती। इस वजह से राइट टू एजुकेशन को डीपीएसपी में इंडक्ट किया गया था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और जब ये होगा कि स्टेट इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो शिक्षा प्रोवाइड कर सकता है 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों तक को, तो उनको फिर वो मौलिक अधिकार में बना कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और यही हुआ, राइट टू एजुकेशन आपकी पहले डीपीएसपी में थी। बाद में जब ये कैपेबिलिटी हुई कि भारत का जो स्टेट है, भारत की जो सरकार है, उसके पास इतने फंड्स हैं कि वो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर सकती है, तो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। इसी वजह से अगर ये कभी स्टेटमेंट आएगा कि डीपीएसपी इज ऑफन कंसीडर्ड एज द विश लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, तो इट इज अ कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट। क्योंकि ये क्यों है ऐसा? क्योंकि डीपीएसपी में ऐसे प्रिंसिपल इंडक्ट किए गए हैं जो उस वक्त 1950 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो स्टेट में नहीं थे कि अप्लाई हो सके। पर यह बोला गया था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, भारत ग्रो करता चला जाएगा, भारत की इकोनॉमी ग्रो होती चली जाएगी, वैसे वैसे उन डीपीएसपी को हम फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो इस वजह से डीपीएसपी इज ऑफन रिफर्ड एज विश लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ये स्टेटमेंट सही है, क्यों है ये भी मैंने आपको रीजन बता दिया। एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं और ये कई बार क्वेश्चन आता भी, इसलिए बार बार हर सीरीज में रख देता हूं। ये एक आपकी लीगल राइट है, पहले फंडामेंटल राइट थी, पर 44th अगर अमेंडमेंट की बात करें, 44th अमेंडमेंट की बात करें तो इसको लीगल फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। तब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा किया क्यों गया, मतलब फंडामेंटल राइट थी, राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसको लीगल राइट में क्यों कन्वर्ट किया गया? क्योंकि देखिए क्या हो रहा था कि जब डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च होते हैं सरकार के द्वारा, जब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लॉन्च होते हैं, लैंड की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो उस वक्त क्या होता था कि जिसके पास एक्सेस लैंड है उनसे प्रॉपर्टीज एक्वायर करके, जिनके पास नहीं है या जहां पे हम डेवलपमेंट प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, यह प्रोसेस फॉलो किया जाता था। पर इससे क्या हो रहा था कि जिसके भी लैंड का ये इशू हो रहा है, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है पर उससे अगर स्टेट जो है वो एक्वायर कर रहा है, भले उसको कंपनसेशन दे रहा हो, पर उसका कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता था। तो जिससे लैंड एक्वायर किया जा रहा था वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता था और यह कहता था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार है और मेरा मौलिक अधिकार जो है वो वायलेट किया जा रहा है स्टेट के द्वारा। इस वजह से जो लैंड एक्वायर किया गया है स्टेट के द्वारा उसको आप रिस्टोर, आप यानी कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है उसको रिस्टोर कराइए। तो इस वजह से क्या हो रहा था, इस वजह से जो स्टेट है, जो स्टेट यानी कि सरकार की बात कर रहे हैं, जो स्टेट है वो हमेशा नेगेटिव वे में रहता था, हमेशा नेगेटिव स्टांस जो रहता था वो आपका
स्टेट के लिए रहता था, भले ही जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो किसी बैकवर्ड, जितने भी आपके जो रिमोट एरियाज हैं उन एरियाज के लिए भी है, पर बार बार जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो उस वक्त एज अ फंडामेंटल राइट थी, तो उस वजह से हमेशा जो स्टेट है वो हमेशा नेगेटिव स्टैंड या नेगेटिव वे में रहता था। इस वजह से जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, ताकि लैंड रिफॉर्म्स और ये जो एक्वायरेशन है, जो लैंड की एक्वायरेशन है, ये अच्छी से स्मूथ से हो सके, इस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। लीगल राइट का डिफरेंस ये है कि आपका अगर लीगल राइट हार्म हो रहा है या वॉलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं, आपको लोअर कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स, एंड देन you have the option to move to Supreme Court, because India is an integrated judiciary. India has an integrated judiciary. क्लियर हो गया? किस वजह से ये जो आपका राइट है, जो लीगल, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, वो फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में आया, क्योंकि ये चीजें आपको हर नेट पे भी मिल जाएंगी। मेरे सीरीज यही डिफर होता है, क्योंकि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे आपका शायद दिमाग नहीं भी जाता है, मैं उस पर आपका दिमाग को वो थॉट प्रोसेस डालता हूं और उसका रीजन आपको बताने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मैंने अभी राइट टू प्रॉपर्टी में किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following fundamental rights is not available to foreign citizens? इनमें से 4 राइट्स दिए गए हैं और कौन से जो राइट्स हैं वो फॉरेन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बी इट स्टेट पीएससीज और इवन इन यूपीएससीज। यूपीएससी में भी पूछा गया और स्टेट पीएससीज में तो हर बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को ही अवेलेबल हैं। तो वो राइट्स आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस होते हैं, बार बार आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हमें मिस नहीं करना है। तो वो राइट्स हैं आपके आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 and article 13. These are the 5 rights that are available only to Indian citizens. These rights are not available to foreign citizens. ये 5 राइट के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स और साथ ही साथ जो फॉरेन सिटीजन्स हैं उन दोनों के वो अवेलेबल है। तो ये या तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मैंने आपको कई बार बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है जो कई बार पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, वो उसको जरूर कवर करते हैं और वो उसका आंसर जरूर करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस नहीं करना है जो सब क्वेश्चन सही करके जा रहे हैं। अगर वो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं जो सब सही कर रहे हैं, तो जो क्वालिफिकेशन होता है, जो उसके चांसेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है जिसको मेजॉरिटी जनता सही कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following cannot be suspended or restricted even during national emergency? पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे राइट हैं, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंडेड नहीं होते हैं, क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो मोस्टली जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी रहती है ना, आपातकाल रहता है, तो उस वजह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं। पर 2 ऐसे राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होते। वो कौन से राइट हैं? वो आपके हैं आर्टिकल 20, दैट इज योर आर्टिकल 20, यानी कि जो आपकी जब आप कन्विक्ट होते हैं उस वक्त जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो आपका आर्टिकल 20 एक्सप्लेन करता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज, और द नेक्स्ट राइट इज आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। These are the 2 rights that are not suspended even during the national emergency. इन 2 राइट के अलावा जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं या जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं जब नेशनल इमरजेंसी जो है वो आपकी लागू होती है या इंप्लीमेंट होती है। ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस हैं पर कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इसे कंडक्ट किया गया हूं, इंडेक्ट कर देता हूं इन सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following writs examines the functioning of the subordinate code? इनमें से कौन से ऐसे रिट्स हैं जो आपके फंक्शनिंग को मॉनिटर करते हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट कोड होते हैं? तो वो होता है, इसका आंसर है आपका सर्टियोरारी, क्योंकि मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिट्स पूरा एक्सप्लेन किया है, किस रिट्स के बारे में क्या है वो आप उस वीडियो को जरूर से देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर सर्टियोरारी की बात करें, सर्टियोरारी जो है वो आपकी तब यूज होती है जब कोई जजमेंट आया है, कोई जजमेंट आ गया है आपका लोअर कोर्ट से, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कोई जजमेंट आया और जो हायर अथॉरिटी या जो हायर जुडिशरी है उनको लग रहा है कि जो जजमेंट आया है ये सही नहीं है, तो उस जजमेंट को क्वैश कर सकती है, यानी कि उस जजमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं। वो कौन सा रिट है? वो रिट है आपका सर्टियोरारी।
5 टाइप के रिट्स है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो को जरूर से देखिएगा क्योंकि रिट्स से क्वेश्चन हर बार ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। तो सर्टियोरारी की बात करें वो तब यूज होता है जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की फंक्शनिंग के बारे में मॉनिटर करना होगा, जब हायर जुडिशरीज को। तो कौन सा रिट यूज करेंगे, तो वो होता है आपका सर्टियोरारी। और ये तब भी यूज होता है जब अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने या लोअर कोर्ट्स ने कोई जजमेंट पास किया, लोअर कोर्ट्स ने कोई जजमेंट पास किया एंड जो हायर कोर्ट्स हैं, जो हायर जुडिशरी है, जो हायर कोर्ट्स हैं, उनको ये लगा कि ये जो जजमेंट है, ये जो जजमेंट लोअर कोर्ट्स ने पास किया है, ये जजमेंट जो है वो शायद कहीं ना कहीं उतना सही नहीं है, तो इस जजमेंट को स्लैश या क्वाश या बंद कर सकते हैं आपकी जो हायर कोर्ट्स हैं। कौन सा रिट यूज करके, वो रिट है आपकी सर्टियोरारी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following subjects comes under the common jurisdiction of the Supreme Court and the High Court? यानी कि इनमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए कॉमन होते हैं? तो इसका सीधा साधा आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन दे देता है कि रिट्स जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जाती, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। रिट्स जो है आपका सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज जो हाई कोर्ट्स हैं, दोनों के द्वारा रिट्स जो है आपके इशू किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें और हाई कोर्ट की बात करें, दोनों के पास वो अथॉरिटी है कि आपके जो फंडामेंटल राइट है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। इस वजह से रिट्स इशूइंग अथॉरिटी की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास रिट्स इशू करने के ऑप्शंस हैं। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के कभी ये मत समझ लीजिएगा कि अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू इशू रिट्स ओनली, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट्स दोनों, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 से आपका रिट्स इशू करती है। अब आपको एक मैं टास्क दे रहा हूं, टास्क ये है कि आपको वो आर्टिकल बताना है कि कौन सा वो आर्टिकल है जिससे हाई कोर्ट जो है उस आर्टिकल का यूज करके रिट्स को इशू करती है। क्लियर हो गया। ये जो मैं जितने भी मैं टास्क देता हूं उसे जरूर से कमेंट में पिन डाउन किया करिए क्योंकि इससे क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, और जितना ज्यादा इंटरैक्शन होगा उतना ज्यादा ये जो सीरीज है वो फिर मुझे पता चल पाएगी कि ये जो सीरीज मैं लेके आ रहा हूं कितना ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो रही है, और जो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो कहां पे, आप किस समय, आप इस वक्त किस समय आपकी जो प्रिपरेशन है कैसी चल रही है इस वक्त। क्लियर हो गया। इसलिए कमेंट जरूर किया करिए। Which amendment to the Constitution inserted a new Article 21A providing right to education in the Constitution? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका राइट टू एजुकेशन है वो पहले डीपीएसपी में था, तो वो अमेंड हुआ, अमेंड होने के बाद जो है एक नया आर्टिकल फॉर्म हुआ, दैट आर्टिकल इज 21A। और आर्टिकल 21A कहता है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो आपकी फंडामेंटल राइट है। पर ये जो अमेंडमेंट हुआ था और जिसके बाद आर्टिकल फॉर्म हुआ, दैट इज आर्टिकल 21A, वो अमेंडमेंट कौन सा है? वो अमेंडमेंट है आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो इससे आपके दो क्वेश्चंस पता चल गए। एक तो आर्टिकल 21A आपका राइट टू एजुकेशन होता है, आर्टिकल 21A जो है वो आपका राइट टू एजुकेशन होता है, और साथ ही साथ ये किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, वो कौन सा अमेंडमेंट? वो अमेंडमेंट है आपका भाई 86th अमेंडमेंट एक्ट। दैट्स इट, सिंपल सा। एक ही क्वेश्चन से आपको दो आंसर या दो चीजें पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये कई बार मैं आपको कवर कर चुका हूं सीरीज में। तो इसका आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ऐसा क्यों कहा गया था और किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था आपका डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के द्वारा। और क्यों कहा गया था? ये इस वजह से किया गया था, ये इस वजह से कहा गया था क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स आपके प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है, प्रॉपरली डिटेल्ड है कि कौन कौन से राइट हैं, सारा आर्टिकल अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। पर अगर इन फंडामेंटल राइट्स को अगर स्टेट या कोई भी वॉयलेट कर रहा है और ये जो वॉयलेशन है इसको रोकने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इससे इस फंडामेंटल राइट्स का उस एज सच कोई मतलब नहीं होगा। इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, यानी कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसको इस वजह से हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, क्योंकि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बचाव करता है अगर स्टेट आपका जो फंडामेंटल राइट है उसे वॉयलेट करती है। अगर ये आर्टिकल नहीं रहता, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं रहती, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट होते और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप कहीं जा नहीं सकते, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट होते चलते चले जाते। तब अगर ये आर्टिकल नहीं रहता तो इतना डिटेल जो फंडामेंटल राइट्स है उसका एज सच कोई मतलब नहीं होता। तो इस वजह से ये आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
सपोज करिए मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट में बहुत अच्छे गैजेट्स हैं, पर मैंने ये बोला है कि आप वो गिफ्ट खोल नहीं सकते हो, वो आप गिफ्ट यूज नहीं कर सकते हो, तो उस गिफ्ट का कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स एक गिफ्ट है हम सब के लिए, जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए गिफ्ट है फंडामेंटल राइट्स, पर उस गिफ्ट को हम यूज किससे कर सकते हैं, वो रहे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। That's why Article 32 has been quoted as the heart and soul of the Indian Constitution, क्योंकि ये वो ऐसा आर्टिकल है जिससे अगर आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहा है तो वो रिस्टोर किया जाएगा। अगर कोई भी कानून ऐसा बना है जिससे फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास वो अथॉरिटी है टू स्ट्रक डाउन दैट पर्टिकुलर लॉ और टू स्ट्रक डाउन दैट पर्टिकुलर क्लॉज दैट इज वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट्स। So that's why Article 32 has been often quoted as the heart and soul of the Indian Constitution. Clear हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत सा आसान सा है कि ये किसने बोला वो ठीक है, पर इसका रीजन क्या था, क्यों बोला गया, ये मैं सीरीज में आपसे बताना चाहता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं ना जिसको आप बहुत ज्यादा बुक में आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से इस सीरीज को होल हार्टेडली फॉलो करिए। आपकी जो पॉलिटी को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, मैं गारंटी तो नहीं कर सकता हूं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हाँ मेरी कोशिश ये है कि जो भी इस सीरीज को पूरी अच्छे से देख रहा है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं जो ये सीरीज होने से पहले थी उस और ये जब सीरीज खत्म होगी उसके कंपेयर में कहीं ना कहीं कुछ इजाफा होगा। अगर इतना इजाफा हो गया तो मेरी जो सीरीज है, ये जो सीरीज बनाने का ऑब्जेक्टिव है, वो मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं सफल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट टू इक्वालिटी इन चार में से किस आर्टिकल में है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक ये आपके 5 राइट्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं राइट टू इक्वालिटी। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तब उस वक्त भारत जो है वो एक अनइक्वल सोसाइटी था, इस वजह से राइट टू इक्वालिटी को 5 आर्टिकल्स में वो एक्सप्लेन किया गया। इससे पता चलता है कि भारत कितना ज्यादा एक अनइक्वल सोसाइटी था, क्योंकि उससे पहले 200 से 250 साल आपका ब्रिटिश रूल था, उसमें कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी गई थी, तो इस वजह से पूरी एक अनइक्वल सोसाइटी थी। तो इस अनइक्वल सोसाइटी को इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट इंडेक्ट किया गया। और उस राइट टू इक्वालिटी में भी यू हैव 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट इज देयर टू डिफाइन और टू हेल्प इंडिया टू बिकम अ इक्वल सोसाइटी। क्योंकि जब तक सोसाइटी इक्वल नहीं होगी, लोग बराबर नहीं होंगे, जो नेशन है वो एक इंटरनली स्ट्रांग कैसे होगा? इंटरनली स्ट्रांग तब होगा जब कोई भी देश में जितने भी नागरिक हैं वो सब बराबर हों, उन्हें कहीं भी अनइक्वल जैसी फीलिंग नहीं आए। क्योंकि जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री में रेवोल्यूशंस हुए, बी इट फ्रेंच रेवोल्यूशन, बी इट रशियन रेवोल्यूशन, अगर आप उस रेवोल्यूशन से पहले या फ्रेंच सोसाइटी हो जाए चाहे रशियन सोसाइटी हो जाए, जब आप समझेंगे उसको पढ़ेंगे, आपको ये चीज एक चीज कॉमन दिखेगी कि दैट सोसाइटी इज एन अनइक्वल सोसाइटी। So it is very important for a nation to thrive to have the society equal. That's why आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो आपके 5 आर्टिकल्स हैं जो आपका राइट टू इक्वालिटी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें कौन सा हो गया? 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, आर्टिकल 13 आपका नहीं है, तो आंसर हो गया स्ट्रेट अवे आपका 2, 3 एंड 4। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one among the following pairs of articles relating to the fundamental rights can not be suspended during, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ड्यूरिंग इमरजेंसी कौन कौन से आर्टिकल जो है सस्पेंड नहीं होते हैं। आपका आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 आपका प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन होता है, वो आपका आर्टिकल 20 का, तो आर्टिकल 21 जो है वो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आसान सा क्वेश्चन था, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। विच प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? इसका आर्टिकल जो आंसर है इसका है वो आपका आर्टिकल 24। आपका जो एक्सप्लॉयटेशन है बच्चों का, यानी कि जो चाइल्ड लेबर है, उसको कौन रोकता है? उसको रोकता है आर्टिकल 23 एंड चाइल्ड लेबर हैज बीन बैंड। एंड ये जो आर्टिकल है आपका फंडामेंटल राइट है, और कौन सा आर्टिकल एक्सप्लेन करता है? वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 24। आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक है नहीं। अब 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द नेहरू रिपोर्ट दैट इज इन 1928 हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि नेहरू रिपोर्ट जो कि आपका 1928 में प्रेजेंट की गई थी, उसने ये कहा था कि मौलिक अधिकारों का इंक्लूजन होना चाहिए संविधान में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिफर्ड टू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिफर किया जाता फंडामेंटल राइट्स में। ऑगस्ट ऑफर इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स या क्रिप्स मिशन रिफर टू फंडामेंटल राइट्स। इनमें से ये बताया जा रहा है कि पहली बार किस रिपोर्ट में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का मेंशन किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहली बार आपका फंडामेंटल राइट्स जो है उसको संविधान में इंक्लूड करने की बात की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट आपका 1928 में प्रेजेंट हुआ था। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नेहरू रिपोर्ट
जो नेहरू रिपोर्ट है वो क्यों बनाई गई, क्या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस है। देखिए टर्म सुना होगा आपने, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन या साइमन कमिटी। इसमें 7 मेंबर्स थे, इसमें 7 मेंबर्स थे एंड ऑल द 7 मेंबर्स आर ब्रिटिशर्स। और इस कमिटी का ऑब्जेक्टिव यह था कि इनको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी जो कि बताएगी कि फ्यूचर में जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है या जो फ्यूचर में इंडिया का गवर्नेंस है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया साइमन कमेटी या साइमन कमीशन। उस कमीशन का एक काम, उनको काम दिया गया कि आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और उस रिपोर्ट में आपको यह बताना है कि इंडिया में फर्दर गवर्नेंस या फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन की जाएगी। जब ये कमीशन की रिपोर्ट या जब कमीशन की बात हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या जो फ्रीडम हीरोज हैं, नेशनल हीरोज हैं, उनको पता चली तो प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, पैन इंडिया प्रोटेस्ट हुए। क्यों? क्योंकि रीजन ये था, और जो बिल्कुल वैलिड रीजन था, कि अगर आप किसी देश के एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नेंस को रन करने के लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और उस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं है, यानी कि सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं, तो जो ब्रिटिशर्स यानी कि जो बाहर से आएंगे वो क्या रिपोर्ट बनाएंगे? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है एडमिनिस्ट्रेशन फ्रूटफुली, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कितना फ्रूटफुली कोई भी गवर्नेंस रन कर सके, ताकि जितने भी जो लोकल पॉपुलेशन है, कोई भी जो लोकल पॉपुलेशन में आ रहा है, उनकी सारी इश्यूज रिजॉल्व हो सके। तो जो कमेटी बनाई गई है उनके मेंबर्स वो है ही नहीं लोकल पॉपुलेशन से, तो वो लोकल इश्यूज को समझेंगे नहीं। जब लोकल इश्यूज को नहीं समझेंगे तो जो उनकी रिपोर्ट बनेगी वो लोकल इश्यूज और लोकल प्रॉब्लम्स के जो मिसमैच हो जाएगा। इस वजह से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। और जब साइमन कमीशन के लोग लाहौर आए थे तो लाला लाजपत राय जी ने प्रोटेस्ट भी किया था, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज ने यह बोला इंडियंस को कि आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करिए, आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करिए और आपके हिसाब से कौन कौन सी चीजें इंडक्ट होनी चाहिए कि जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है भारत का वो रन हो सके। तो वो बेसिस बना था आपका नेहरू रिपोर्ट का। तो नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाई गई? नेहरू रिपोर्ट का बेसिस ये था कि साइमन कमीशन एक कमेटी बनाई गई थी, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत की फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस कैसी होगी, कैसे रन की जाएगी, उस पर एक रिपोर्ट बनानी है। प्रोटेस्ट हुए इस कमेटी के खिलाफ क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स जो थे वो आपके ब्रिटिशर्स थे। There are no Indian members that is included in the committee or in the commission. That's why after a large scale of protest, British offers Indians to prepare a report जिसमें आप ये बताइए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें या क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं that you want to include in the future administration or governance of your country. क्लियर हो गया नेहरू रिपोर्ट का क्या इशू था और किस लिए बनाई गई और इसमें फंडामेंटल राइट्स जो है ये सारी चीजें ऐड की गई थी। एक स्टेटमेंट और दिया गया था कि क्या नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उस वक्त आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी थी साथ ही साथ। तो मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है कि मुस्लिम लीग हैज रिजेक्टेड the Nehru report that is present in 1928, so it is a totally true statement. क्यों रिजेक्ट किया गया था? क्योंकि 1916 में क्या हुआ था कि कांग्रेस ने, आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ज्यादा प्रेशर में कम्युनल इलेक्टोरेट को हामी भर दिया था। कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि मुस्लिम्स हैं जो सिर्फ मुस्लिम्स को वोट देंगे, हिंदूज हैं जो सिर्फ हिंदूज को वोट देंगे। तो आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस में बैक इन 1916 दे हैव अग्रीड ऑन कम्युनल इलेक्टोरेट। After that in 1928 when this Nehru report has been presented, तो इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट को पूरी तरीके से मना ही कर दी गई थी। तो इस वजह से जो नेहरू रिपोर्ट में ये मेंशन था, एक क्लॉज था, उसमें ये मेंशन था कि कोई भी कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं होगा, क्योंकि कम्युनल इलेक्टोरेट से जो भारत की हार्मोनी है, जो कम्युनल हार्मोनी है, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगी। इस वजह से नेहरू रिपोर्ट में कम्युनल इलेक्टोरेट को मना कर दिया गया था, जिस पे मुस्लिम लीग ने कहा कि पहले आपने एक्सेप्ट किया था, आप मना कर रहे हैं। इस वजह से जो मुस्लिम लीग है वो इस नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानती है, रिजेक्ट करती है। क्लियर हो गया? अगर स्टेटमेंट आएगा कि जो मुस्लिम लीग है क्या उसने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था, तो स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू है। क्यों रिजेक्ट कर दिया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। 44th अमेंडमेंट में आपको बता चुका हूं कि 44th अमेंडमेंट आएगा आपका राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड 44th अमेंडमेंट एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। इसलिए मैं बार बार आपको बताया हूं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी वो 44th अमेंडमेंट से हटा है, नॉट इन 42nd अमेंडमेंट। क्लियर हो गया?
विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डज नॉट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटीड, यानी कि इनमें से कौन सा जो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो बचा क्या, राइट टू इक्वल होम। राइट टू इक्वल होम अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। और ये लॉजिक से भी हो जाता है, अगर आपके पास, आपको नहीं पता, आपको इतना पता है कि राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ऑब्वियस सी बात है एक जो बचा वो बचा आपका राइट टू इक्वल होम। तो इस तरह आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस आएंगे जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक। और एलिमिनेशन टेक्निक मैंने इस सीरीज में आपको कई बार कई क्वेश्चंस में करके इंप्लीमेंट करके समझाया है, तो इस वजह से एलिमिनेशन टेक्निक को हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और वो आप कैसे कर पाएंगे, जब आप कूल माइंड से जाएंगे एग्जाम में, जब आप कूल माइंड से जाएंगे, पैनिक नहीं होंगे, तब आप अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं महेंद्र सिंह धोनी का, ठीक है, द ग्रेटेस्ट एवर कैप्टन इंडिया हैड एवर प्रोड्यूस्ड। वो विकेट के पीछे खड़े रहते थे और उनका दिमाग चलता रहता था, क्यों, क्योंकि एमएसडी जो है वो दिमाग से बहुत ज्यादा कूल थे, तो सिचुएशन को समझते थे और अपना दिमाग चलाते रहते थे कि अब ऐसा होगा तो मैं इस बॉलर को बोल्ड करूंगा, या इस अगर बैटिंग कर रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहते थे। वो कैलकुलेटेड रिस्क कैसे ले सकते थे, क्योंकि उस प्रेजेंट कंडीशन में, उस प्रेजेंट प्रेशर सिचुएशन में जो उनका दिमाग है वो काफी ज्यादा कूल रहता था। तो इस वजह से कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाइए, अपने दिमाग को एकदम कूल करके, कंपोज होके, बिल्कुल खाली होके जाइए, और जो एग्जाम में आ रहा है अपने दिमाग, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, जो आपके क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आ रहे हैं उनको टिक करिए। जहां आपको कुछ लग रहा है वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करिए। अगर आपका दिमाग कूल होगा, बिल्कुल कूल एज अ खकम्बर, तो आप बहुत इजीली एलिमिनेशन टेक्निक को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आपके ऐसे क्वेश्चंस जो शायद आप पैनिक में गलत कर जाएं, अगर आप कूल रहेंगे तो वही क्वेश्चंस आप सही कर जाएंगे। क्लियर हो गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एम्स टू, यानी कि जो सूचना का अधिकार है उसका अधिनियम का लक्ष्य क्या है, तो इसका सीधा आंसर है भैया सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। सीधी सी बात है कि भाई राइट टू एक्ट जो आपका आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, ये आपका किस लिए बनाया गया है, ताकि जो पब्लिक अथॉरिटीज है, जो सरकार में जो पब्लिक अथॉरिटीज है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी होगी, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की जो साइकिल है वो ट्रांसपेरेंट होगी, उतना ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से रन कर सकता है। सो ये ऑब्जेक्टिव था आपका कि लोकल लोगों को, जो लोकल जनता है, उनको जो इंफॉर्मेशन है पब्लिक अथॉरिटीज में, जो लॉज बनाए जा रहे हैं या कोई भी स्कीम आई है, वो स्कीम कितनी ज्यादा फ्रूटफुल हुई, जो लक्ष्य आपने बनाया था बेनिफिशियरीज तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सब जानकारी अगर आपको जाननी है, इस वजह से आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, यानी कि सूचना का अधिकार जो है, ये आपका बनाया गया। और ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। इसका बेसिस क्या बनाता है, इसका बेसिस है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द बेसिस फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, जब तक आपके पास सूचना नहीं रहेगी, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, आप अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते ना। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं या जो चीजें मैं बता रहा हूं, वो मैं कहीं ना कहीं से, मुझे बुक से इंफॉर्मेशन या अपनी जितनी भी मैंने मल्टीपल बुक्स पढ़ी हैं, उनका कहीं ना कहीं सोर्स है ना। तो जब तक जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस आप तभी करेंगे ना जब आपके पास सूचना होगी। जब सूचना ही नहीं होगी तो आप एक्सप्रेस क्या करेंगे। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेड द बेसिस फॉर राइट टू एक्ट, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एंड दैट्स व्हाई आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज अ फंडामेंटल राइट। अगर स्टेटमेंट आएगा कि आरटीआई एक्ट फंडामेंटल राइट है, तो आप कहेंगे है। और कौन सा बेसिस बनाता है, वो बेसिस है आपका आर्टिकल 19, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। कई बार करवा चुका हूं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपका राइट टू इक्वालिटी में आता है, पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी पूरी तरीके से आपका फंडामेंटल राइट है। सो तीनों फंडामेंटल राइट है। और कौन सा नहीं बचा, दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन सा अथॉरिटी है जो आपके इन्फोर्स करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। उसका आंसर है बोथ A एंड B। सुप्रीम कोर्ट मार के मत चले आइएगा, खुश हो जाएंगे।
क्वेश्चन आता है ना, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि कुछ क्वेश्चन आता है, उसको हम बिना पढ़े कुछ बस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन और मार देते हैं क्वेश्चन टिक, और कहते हैं कि एकदम सही हो गया। जब आंसर आके घर पे मैच करते हैं तब पता चलता है अरे यार मिस हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस वजह से पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए, अच्छे से ऑप्शन को एनालाइज करिए, उसके बाद टिक करिए। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, बोथ ए एंड बी, यानी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास अथॉरिटी है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? कई बार बता चुका हूं, अब नहीं मिस होना चाहिए। आरटीआई एक्ट इंफॉर्मेशन नेसेसरी क्यों है? ऑब्वियसली बात है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो पीपल्स का जो लोकल पॉपुलेशन है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। भैया एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरीके से सही है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? जवाबदेही होगी। जब आप भाई इंफॉर्मेशन पूछेंगे, सरकार से आप इंफॉर्मेशन पूछेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे, पब्लिक अथॉरिटीज पूछेंगे कि ये स्कीम आई थी, ये स्कीम में इतना पैसा खर्च हुआ, ये जो पैसा खर्च हुआ है ये कहां गया? जो बेनिफिशरीज थी वहां तक पहुंचा, अच्छी बात है। नहीं पहुंचा तो वो भी बताए क्यों नहीं पहुंचा। जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव था वो क्यों नहीं कवर हुआ, या हुआ तो अच्छी बात है, कैसे कवर हुआ? तो क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बढ़ेगी ना जब आप इंफॉर्मेशन क्रैक करेंगे। तो ये भी सही है। मेक्स पीपल अवेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स, यानी कि जब आपको इंफॉर्मेशन सूचना पता चलेगी कि पब्लिक अथॉरिटीज या जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है पता चलता जाएगा कि हाँ क्या क्या डिसीजंस हो रहे हैं, क्या क्या डिसीजंस आने वाले हैं, जो डिसीजंस इंप्लीमेंट हुए हैं वो कैसे इंप्लीमेंट हुए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इंप्लीमेंटेशन में तो क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पर ये जो स्टेटमेंट है कि मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर, ये जो स्टेटमेंट है आपका मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर इनोवेटिव, अब इनोवेटिव ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनोवेटिव क्या होता है कि कुछ नई तरीके से, कुछ अलग तरीके से, वैसा उसमें कुछ नहीं है। आपका लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। जवाबदेही बढ़ेगी सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, और साथ ही साथ आप लोगों को, यानी कि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो आम जनता है, जो मैंगो पीपल है, उनको ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग का पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअल डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं तो कहां आ रही हैं, इंप्लीमेंटेशन में आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, सारी चीजें आपको पता चलती जाएगी। तो इसका अगर आप थर्ड स्टेटमेंट हटा दोगे, और ये लॉजिक से भी लग सकता है, थर्ड हटा दोगे तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? दैट इज योर 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे लॉजिक वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। जो टेक्निकलिटी रहती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता जाता हूं, और हमारा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि सिर्फ टेक्निकलिटीज पे ही नहीं जाना है। हर सीरीज के हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसे कंसेप्ट देता हूं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स रहते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है, साथ ही साथ आपके फैक्ट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, आसान सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एजुकेशनल एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनटू एनी ग्राउंड्स मेंटेन्ड बाय स्टेट, पूरी तरीके से सही है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कहता है? कि जितने भी लैंग्वेजेस हैं, ऑल लैंग्वेजेस और एनी ऑफ देम, जो माइनॉरिटीज लैंग्वेज है, चाहे वो रिलीजन हो चाहे लैंग्वेज, उन्हें कंजर्व किया जाएगा, ये पूरी तरीके से सही है। उनको अपने जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे माइनॉरिटीज की बात करें, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, उनको ये मौलिक अधिकार है, उनका ये मौलिक अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ये है आपका आर्टिकल 30 क्लॉज 1। तो रिलीजन जो माइनॉरिटीज है उसमें सिर्फ रिलीजन नहीं, उसमें लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया, इसलिए ये टर्म भी ध्यान रखिए। कभी कभी ये स्टेटमेंट आ जाता है कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में जो माइनॉरिटीज की बात की गई है, क्या वो सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे की गई है? तो दैट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। द माइनॉरिटीज हैज बीन कोटेड बोथ ऑन रिलीजन एज वेल एज ऑन लैंग्वेज बेसिस। क्लियर हो गया? और आर्टिकल 31 क्लॉज 1 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी, यानी कि जो स्टेट होते हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर है आपका 1, 2, 3, 4। कोई बात बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं था इस सीरीज में। आज के वीडियो में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो बताया, साथ ही साथ जो रिपीटेटिव फैक्ट्स आते हैं वो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। बार बार मैं आपसे कहता हूं कि कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं, या अगर आपको ये जो सीरीज हेल्पफुल हो रही है तो आप उसको भी मेंशन करिए, कोई डाउट है तो उसको भी मेंशन करिए। और एक्स्ट्रा आप क्या सीरीज चाहते हैं, आपको किस तरीके से, किस तरह के वीडियोस में बनाऊं जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आप आगे बढ़ सके, आपकी मदद हो, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो कोई भी स्टेट पीएससी हो। तो कमेंट जितना ज्यादा आप करेंगे, जितना ज्यादा आप एंगेज होंगे, उतना ज्यादा मुझे पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो इस वक्त क्या है, और किस चीज की आपको जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट की जरूरत है, और किस तरीके से मैं उस सब्जेक्ट को आपके लिए सॉल्व या इजी बना सकता हूं। तो कमेंट जरूर करिएगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।